अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नो वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, जुम्मा मुबारक। जब जुम्मा आता है ना तो थोड़ी सी खुशी हो जाती है क्योंकि अब वीकेंड स्टार्ट होने वाला होता है, तो जुम्मे को बड़ी प्लानिंग्स होती है जी। अब हमने हफ्ता इतवार यानी अपने वीकेंड पे ये करना है, सो आप प्लानिंग करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें। एक नया दिन है, हाँ, लेकिन ये एंजॉय आप इसमें एक रुकावट होने के बाद भी देखिए मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा आगे जाकर बता दें, फैसले पहले बता दिए कि जो एंजॉयमेंट है ना इसमें 180 की एक रुकावट खड़ी होने वाली, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो जनाब नया दिन है, नई खबरें हैं, कुछ पुरानी खबरों में डेवलपमेंट है, आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। आज हम प्रोग्राम में किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 24 साल बीत गए हैं। कल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाएगा, लेकिन हम आज इस पर बात करें वो इसलिए क्योंकि कल हमारी छुट्टी है। और जनाबे अली, अब जो छुट्टी हुई है वो आम की खुशी होगी। कैसे कि अवाम पे गिराया गया है बॉम्ब। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 10-20 नहीं 30 रुपए का इजाफा कर दिया है। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल महंगा होने से दूसरी चीज़ों पर भी ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा, मजीद महंगाई होगी, अवाम की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर होगी। और जो लोग पेट्रोल का काम करते हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है ना कि पेट्रोल महंगा तो इसमें हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। अच्छा जी, एक बड़ी प्यारी मज़े की खबर है और जब मैंने ये मनाज़िर देखे, यकीन करें मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई और मुझे लगा कि जो हमारी फोर्सेस हैं उन्हें सलाम पेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह तैयार रहते हैं पाकिस्तान को दहशत गर्दों से फ्री करने में और पाकिस्तान को जिस तरह से पुरअमन बनाने में, और जो इमेज दुनिया भर में जाता है, यकीन करें वो काबिल तहसीन है। कबायली ज़िला खैबर का इलाका है ये, वादी तीरा, जो कि एक दौर में दहशत गर्दी की अलामत समझा जाता था। पाक फौज और अवाम की कुर्बानियों के बाद दीगर कबायली अजला की तरह इस इलाके में भी अमन कायम हुआ है। तो तीरा में 3 रोज़ा अमन मेले का इनेकाद हुआ। आगे चलकर इस मेले का अहवाल भी जानेंगे। और कबायली अजला में तो अमन कायम हो गया, लेकिन अमरीकी रियासत टेक्सास का अमन जो है वो इस वक्त बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमलावर ने स्कूल में फायरिंग की, बच्चों और टीचर्स को हलाक कर दिया है। मास शूटिंग का ये वाक़या और इस तरह का ये वाक़या पहला नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या रिप्रिकॉशंस होते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और ऑनलाइन कारोबार कैसे किया जाए, बिकॉज अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कारोबार को ऑनलाइन रजिस्टर करवाने पर हमें दिखाई देता है कि उसका रुझान काफ़ी ज़्यादा है। तो अपने चैनल को, आप अपने पेज को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, सर्च इंजन में ऊपर कैसे जो है रहा जाए और किस तरह से, मतलब लाइक फ़ौरन से लोग सर्च करें तो सबसे पहले आपका पेज या आपका नाम आए। हम इस पे प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है अब उसका रुझान चला गया है ऑनलाइन की तरफ, बजाय इसके कि आप एक दुकान खोलें और फिर आप जो है उसमें अपनी चीज़ें रखें, उसको प्रमोट करें। सो जनाब इन तमाम मामलात पे आज हम प्रोग्राम में बात सारी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं। पेट्रोल की कीमतें भी हो गई प्रमोट और बहुत ही ज़्यादा हो चुकी हैं। रिकॉर्ड इजाफा हुआ है जी। पेट्रोल मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 30 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया है। तो इस तरह नई कीमत है 180 रुपए। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 30 रुपए फी लीटर का इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में यकमुश्त 30 रुपए का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे, डीजल 174 रुपए 15 पैसे और मिट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे में मिलेगा। अवाम पर ये खबर बम बनकर गिरी। क्या कहेंगे सर, बस गरीब ने तो बोझ उठाना है, हर हाल में सहना है। 100 रुपए का हम पेट्रोल डलाते रहे, पूरी यूनिवर्सिटी घूम लेते थे। तो IMF की पॉलिसीज की वजह से हुआ है। इजाफा तो हो रहा है, वो पता था, वो इमरान खान के दौर में भी होना था, अब भी होना है। बस मर रहे हैं, मरेंगे सारे। ओपोजिशन 4 साल से रोना तो रो रही है कि महंगाई होगी महंगाई होगी। अब जो खुद महंगाई कर रहे हैं वो किधर जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ऐलान और उसके इतलाक में बस 2.5 घंटे का वक्फा दिया गया। हर एक की ख्वाहिश थी कि 12 बजने से पहले पहले गाड़ियों की टंकियां लोड करा लें, बोतलें भरवा लें। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं।
तो बहुत ही बुरा झटका दिया गया है अवाम को। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों बढ़ाना पड़ी, इसकी कुछ वजाहतें सामने आई हैं और ये वजाहतें एक ही शख्स ने दी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की कुछ वजाहतें हैं। पहले वो कहते थे जी कि IMF ने कहा था कि कीमतें बढ़ाओगे तो कर्ज पाओगे, फिर वो कहते नजर आए कि IMF का कोई प्रेशर नहीं है, शहबाज शरीफ का फैसला था। फिर वो उन्होंने ये कहा कि जी IMF को जिम्मेदार नहीं ठहराता, कहा कि हमारी सियासत डूबती है तो डूब जाए लेकिन रियासत को बचाना अहम है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर आलमी मार्केट में कीमतें कम हो जाएं तो पाकिस्तान में भी सस्ता पेट्रोल मिलेगा। आवाम के ऊपर कुछ ना कुछ बोझ डालना नागुज़ीर है, क्योंकि जिस किस्म का नुकसान हुकूमत को हो रहा है, 55 अरब रुपया पहले 15 दिन में इस महीने को हुआ है, ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। IMF ने कहा है कि IMF भी हमें मजीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाएं। मैं IMF के ऊपर कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। दुनिया का मुझे कौन सा मुल्क बता दे जो 84 रुपये नुकसान कर रहा हो या 86 रुपये नुकसान करके डीजल बेच रहा हो। थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस कम हो जाए, $117 की तो प्राइस हो गई है तेल की, अगर आप $100 पर ले आए, $105 पर ले आए तो हम पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे। ये 30 रुपये बढ़ाने के बाद डीजल पे हुकूमत $56.71 नुकसान कर रही है। ये हुकूमत अपनी जेब से अपने पल्ले से दे रही है। ये नुकसान बर्दाश्त करते हुए हुकूमत फिर भी कुछ ना कुछ बोझ आवाम पे डाला है। अगर मैं इमरान खान के फार्मूले पे जाऊं तो वो 305 रुपए का फार्मूला है। अगर हमारी सियासत डूबती है लेकिन अगर हमारी रियासत बच जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यस, हम अंडरस्टैंड, हम ये समझते हैं कि हमारा सियासी कैपिटल इससे कम होगा। ये बड़ा मुश्किल फैसला है, हमें ये पता है कि इस पर बहुत तनकीद होगी, लेकिन इस वक्त रियासत हमारे लिए जो है उसका और उसका इंटरेस्ट, रियासत के मफाद हमारे लिए मोहतरम है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम बहुत जल्दी जो है वो IMF से साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेंगे। तो इमरान खान ने दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, इसमें उनका कहना है कि कौम ने हुकूमत के गलत फैसलों की कीमत चुकानी शुरू कर दी है। पता नहीं कौन सी हुकूमत की वो बात कर रहे हैं, अपनी के ये वाली, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20% यानी 30 रुपये इजाफा किया गया है। इमरान खान का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के आगे झुकी हुई है, नाअहल हुकूमत रूस से 30% कम कीमत पर तेल लेने की डील पर काम नहीं कर सकी। कौम को महंगाई की एक बड़ी लहर का सामना करना पड़ेगा। और ये जो महंगाई है वो कहते जी अवाम इस महंगाई की चक्की में कब से पिसते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर काबिल गौर है कि जब PTI की गवर्नमेंट थी तो तब भी यही अवाम थी, महंगाई का यही रोना था, लेकिन अब तब्दीली इतनी है कि गवर्नमेंट तब्दील हो गई है। अब जो अपोजिशन में बैठे हैं वो पहले गवर्नमेंट में बैठे नजर आते थे। तो जनाब मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया गया है। अब अवाम क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं? यकीनन गुस्सा तो अवाम में होगा, परेशानी भी होगी। यही जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान 3 बड़े शहरों से हमें ज्वाइन करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे यासिर हुसैन, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे शकील अहमद और लाहौर से हमें ज्वाइन करें जहांगीर खान। सो आई थिंक पहले सबसे पहले शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। बड़ा शहर है, देखते हैं कि शहर इक़्तिदार में लोगों के क्या तासुरात है। शकील बताएगा इस्लामाबाद में रहने वाले क्या कह रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम हमने देखा कि 30 रुपए का इजाफा, शायद इतना ज्यादा इजाफा कभी नहीं देखा गया। क्या शिकवे हैं लोगों के और स्पेशली पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल है? देखिए, लोग परेशान है, यकीनन ये बहुत बड़ा इजाफा है। यकमुश्त 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करना, 20% इजाफा बढ़ाना, ये लोगों के लिए हज़म करना काफ़ी मुश्किल है। 2 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये पेट्रोल महंगा होता था तो वो समझ लें एक पटाखा था, और ये यकीनन 30 रुपये का इजाफा एक बामी है, इसको हम यही कहेंगे, इसके अलावा कोई लफ्ज़ हमारे पास नहीं है। मजबूरी हुकूमत की ये है, और यकीनन ये IMF की डिक्टेशन पे हुआ है, IMF के कहने पे हुआ है, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में वाज़े कह दिया गया था कि फौरी सब्सिडी ख़त्म करना होगी। वो सब्सिडी जो अनकैप्ड है, जो बजट में जिसकी पैसे नहीं रखे गए उसको वापस लें, तो हुकूमत ने ये कर दिया, अगरचे डिले के साथ किया है। और पिछली हुकूमत ने 10 रुपये कमी कर दी थी, तो इस हुकूमत ने ये फैसला लेते लेते 40 से ज़ायद दिन ज़ाया कर दिए, लेकिन अब इजाफा हो गया है तो लोगों को ज़ाहिर है उनकी जेब से ये पैसा निकलेगा। हुकूमत को माहाना 110 अरब रुपये की सब्सिडी देनी पड़ रही थी, अब हुकूमत की जेब में पैसे आ जाएंगे ख़जाने में, लेकिन आवाम का जो बजट है माहाना वो डिसबैलेंस हो जाएगा, उनको परेशानी लायक है। हुकूमत ये भी सोच रही है कि मोटरसाइकिल वाला जो तबका है या छोटा तबका है उसके लिए एक पैकेज अनाउंस कर दिया जाए, उनको थोड़ी सब्सिडी दी जाए, लेकिन उसके लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद अनाउंसमेंट करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में $117 फ़ी बैरल तक प्राइस पहुँच चुकी है। जनवरी 2021 में ये $55 थी, फिर जनवरी 2022
2022 में $87 थी और अब $117 है। यकीनन इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हैं प्राइसेस, लेकिन हुकूमतें जो है वो बतदरीज इजाफा करती तो ज़्यादा बेहतर था। एकदम से 30 रुपये इजाफा जो है उससे आवाम परेशान है। इस्लामाबाद के अंदर भी लाइनें हमने देखी हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर, लोग रात को पेट्रोल डलवाने के लिए आगे थे और सुबह हमने देखा है कि लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस हैं वो भी अब इससे बढ़ जाएंगे और महंगाई बढ़ेगी, जो कि ऑलरेडी 13.5% तकरीबन अप्रैल में हो चुकी है, 15% रूरल एरियाज़ में है। और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो 53 इसेंशियल आइटम्स हैं, उनकी महंगाई 16.5% तक पहले ही पहुंच चुकी है। तो इसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट जो है वो आएगा। एरियाज में इस पे आपसे आगे भी चल के ज़रूर बात करना चाहूँगा कि इसकी जिम्मेदारी डालें किस पे, लेकिन पहले ज़रा कराची का रुख कर लेते हैं। यासिर, यहाँ तो रात में ही मनाजिर अजीब हो गए थे। बहुत से पेट्रोल पंप्स कह रहे थे कि जी अगले से भरवाएं 12 बजे से पहले। 12 बजे के बाद फिर लाइनें हमने देखी। तो क्या सिचुएशन है इस वक्त शहर कराची में और लोग क्या कह रहे हैं, ये तो बताएं। जी बिल्कुल फैसल, देखें जो जैसे कि आपने बताया कि रात 12 बजे से पहले जब इतलाक शुरू नहीं हुआ था पेट्रोल की कीमतों के इजाफे का, तो लोगों की लंबी कतारें जो हैं पेट्रोल पंप्स पर देखी गई और कुछ पेट्रोल पंप्स जो है वो मालिकान की जानिब से बंद कर दिए गए और ये कहा गया कि पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनका जाहिर सी बात है यही एक उनकी नीयत होगी कि पेट्रोल की कीमत जैसे ही उसका इतलाक शुरू होगा और पेट्रोल पंप जो है वो दोबारा खोल दी जाएंगे ताकि नई कीमतों में पेट्रोल को फ़रोख्त किया जा सके। लोगों की लंबी कतारें, बहुत सी हमने मोटरसाइकिलें ऐसे देखी जो अपनी फैमिली के साथ गाड़ियों मोटरसाइकिलों पे पैदल चलते हुए नजर आए क्योंकि उनके पास पेट्रोल ख़त्म हो गया और जिन पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल मौजूद था वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। लोग इस तरह से वहाँ पे मौजूद थे कि जैसे वहाँ पे कोई फ्री चीज़ बट रही हो। अगर मैं अभी की बात करूँ तो इस वक्त जो है मामला जो है वो नॉर्मल पर हैं, मामूल के मुताबिक पेट्रोल मिल रहा है, मगर जो कीमतें हैं वो अब 180 रुपये जो है पेट्रोल फ़ी लीटर मिल रहा है, जबकि जो डीजल की कीमत है वो 174 रुपये फ़ी लीटर पर पहुंच गई है। हमारी यहाँ आवाम से बात हुई तो आवाम का कहना था कि आमदनी जो है वही की वही है, बहुत ही कम आमदनी में इतनी ज़्यादा महंगाई और पेट्रोल की कीमत जो है वो 180 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। अब पूरे महीने तनख्वाह से जो है वो सिर्फ पेट्रोल ही डलवाया जाएगा, तो अब महीने का घर का किराया, राशन और बिजली गैस के बिल जो है वो किस तरह से अदा किए जाएंगे। ऐसे में जो रिक्शा ड्राइवर हजरात थे उन्होंने कहा कि अब जाहिर सी बात है पेट्रोल महंगा हो गया है, CNG मिलती नहीं है, तो अब ऐसे में जो कस्टमर हैं उनसे अगर हम किराया मांगते हैं तो वो हमसे झगड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा अब पेट्रोल की जो कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अचानक क्या जो 30 रुपये बढ़ाए गए हैं वो पहली दफ़ा इतने ज़्यादा बढ़ाए गए हैं जिस पर आवाम का जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जी एग्जैक्टली यासिर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आवाम का रिएक्शन बनता भी है। हमें शकील ने भी बताया कि इस्लामाबाद में जो लोगों की सूरत हाल है, जो कराची में सूरत हाल है, ना सिर्फ ये दो बड़े शहर, अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो यकीनन अवाम में गम और गुस्सा, बिकॉज एग्जैक्टली कि जब हम देखेंगे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो फिर हर चीज़ की कीमत बढ़ती हुई नजर आएगी। जहांगीर खान हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। जहांगीर बताएगा लाहौर में लाहौरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहते नजर आते हैं, और पेट्रोल पंप्स खुसूसन रात 12 बजे के बाद और 12 बजे से पहले अगर आपने मॉनिटर की हो तो क्या आपने सिचुएशन देखी थी? जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर के साथ जो है वो नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। जिस वक्त ये ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया था उस वक्त तो शहर के बेशतर और अक्सर पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद कर दिए गए थे और जो पेट्रोल पंप्स पेट्रोल फ्राहम कर रहे थे वहाँ पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें थी। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल मामूल पर है नई कीमतों के साथ, यानी पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत जो है वो 180 रुपये और हाई ऑक्टेन की जो कीमत है वो 187 रुपये, जबकि डीजल की कीमत 174 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से उसका इतलाक हो चुका है। पेट्रोल पंप्स पर अभी भी रश है, पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियाँ आ रही हैं और जो इस हवाले से जो शहरियों का रद्द-ए-अमल है वो खासा सख्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि शहरियों का कहना है कि ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं बल्कि इसकी वजह से, इस इजाफे की वजह से उनका जो बजट है माहाना वो बुरी तरह से मुतासिर होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो बढ़ेंगे, अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा होगा, सब्जियों फलों की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये सारा बोझ सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मद में नहीं बल्कि दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में भी इजाफे के साथ उनके बजट को मुतासिर करेगा। अवाम का शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका इस हवाले से ये कहना था कि इससे पहले जो हुकूमत थी उनकी जानिब से भी पेट्रोल की कीमतों को नीचे लाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए थे और नई हुकूमत ने ये दावे तो किए थे कि अवाम को
रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन 30 रुपये फी लीटर इजाफा जो है उनकी जेब पर खासा बोझ है और उनके बजट को बुरी तरह से मुतासिर करेगा। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि उनका जो बजट है वो मैनेज हो सके, आसानी से उनके अखराजात बजट मैनेज हो सके। जहांगीर, अब तो ये समझ में नहीं आता कि ये कब होगा, लेकिन जहांगीर आपका शुक्रिया। कराची से यासिर आप अपडेट कर रहे थे और इस्लामाबाद से शकील आपका बहुत शुक्रिया। तो एक दरवेश हुकूमत का कि अगर 200 भी हो जाए तो आवाम बर्दाश्त करेंगे। हाँ, जी हाँ, एक दरवेश कह गए थे, तो आप देख लें अब 180 तक आ गए। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि वही आवाम बर्दाश्त करेंगे। जब आमदनी 98 और खर्चा रुपया होगा तो आवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सर अपना पीटेंगे, जो कि हमें नजर आता है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इसहाक डार का भी रिएक्शन सामने आया है। इसहाक डार कहते हैं कि जी मेरी नजर में ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। पीटीआई रहनुमाओं ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को हुकूमत की नाकामी करार दिया है। शौकत तरीनी कहते हैं कि हुकूमत को गरीब पर बोझ नहीं डालना चाहिए। दूसरी तरफ हम्माद अजहर साहब कहते हैं कि जब हम 5 रुपए बढ़ाते तो तनकीद करते थे, अब 30 रुपए बढ़ाने वाले कौम से माफी मांगे। हुकूमत नाकाम हो चुकी, पीटीआई रहनुमाओं की पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर तनकीद। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कीमतों में इजाफे से गरीब पिस कर रह जाएगा। कम से कम 6 हफ्तों में टारगेटेड सब्सिडी तो करते ना, ताकि जो है ये सबके लिए पेट्रोल की कीमत ना बढ़ती। ये मोटरसाइकिलिस्ट की, छोटी गाड़ियों वालों की, बड़े बड़े जिनके गाड़ियां हैं या जिनके लैंड क्रूजर हैं उनके लिए बढ़ती। साबिक वजीर हम्माद अजहर बोले हमारी हुकूमत पर तनकीद करने वाले अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। जब हम पेट्रोल की कीमत अगर 5 रुपए भी बढ़ाते थे तो ये कहते थे पेट्रोल बम गिरा दिया, IMF से डिक्टेशन ले ली। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत जो इन्होंने 30 रुपए बढ़ाई है, इनको इनमें पुराने जो बयानात हैं कौम के सामने आके माफी मांगेंगे। इन्होंने लोगों से झूठ बोला। मुजम्मिल इस्लाम का कहना था कि कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान की तारीख में ना 30 रुपए कभी एक यकमुश्त बढ़े, ना 20% बढ़ा है। हमारे पड़ोस मुल्क में इसी वक्त आज से 2 दिन पहले 25 रुपए फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत कम की, क्योंकि वो रूस से सस्ता तेल ले रहा था। पीटीआई रहनुमाओं का मजीद कहना था कि कीमतें बढ़ाना हुकूमती गवर्नेंस की नाकामी है, फौरी नए इलेक्शन कराए जाएं। तो जनाब अली, ये अब होगा क्या और इससे जो महंगाई आगे बढ़ेगी, गरीब की जेब पे कितना असर होगा, फवाद जैदी ने ये बताया है हमें, तो आप भी देखिए। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 30 रुपए फी लीटर तक का इजाफा कर दिया है। ये इजाफा सार्फिन की जेब पर कितना इजाफी बोझ डालेगा, आइए नजर डालते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल सवार हैं और रोजाना सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो आपको महीने में 900 रुपए इजाफी खर्च करना होंगे। जो शहरी 2 लीटर पेट्रोल अपनी बाइक में रोजाना डलवाते हैं उन पर 1800 रुपए माहाना का इजाफी बोझ पड़ेगा। और अगर आपके पास है छोटी कार जिसमें आप रोजाना 5 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो आपकी जेब से 4500 रुपए माहाना इजाफी खर्च होने वाले हैं। इसी तरह बड़ी गाड़ी में रोजाना 10 लीटर पेट्रोल डलवाने वालों पर 9000 रुपए का माहाना इजाफी बोझ पड़ेगा। डीजल पर भी फी लीटर 30 रुपए बढ़ाए गए हैं, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में तो इजाफा होगा ही, जबकि सामान की नकलो हमल के अखराजात बढ़ने से इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। ये तो एक अंदाजे के हिसाब से हमने आपको बताया, लेकिन जो असल सिचुएशन है, जब आगे चीज़ें कमोडिटीज़ जो है नेसेसिटी की, वो जब उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर लोगों पे क्या ये असर होगा, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे मईशत मुजम्मिल असलम साहब अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहला सवाल, सीधा सवाल, चुपता सवाल, क्या हुआ ये हमारे साथ? अगर पहले से बढ़ाते रहते तो शायद इतना ना होता, लेकिन ये इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग भी। 5-5 रुपए शायद बर्दाश्त हो जाता, 30 रुपए डायरेक्ट। देखिए सर, बात सादा है और जो समझने की ज़रूरत है कि पिछले 6 हफ्तों में जब से ये हुकूमत आई है, आलमी मार्केट ने भी इनका साथ नहीं दिया। जब हम छोड़ के गए थे, पीटीआई हुकूमत छोड़ के गई थी, तो उस वक्त 25 रुपए लीटर डीजल पे सब्सिडी थी और 15 रुपए लीटर पेट्रोल में थी, जो कल बढ़कर जो है तकरीबन 90 रुपए लीटर जो है डीजल की सब्सिडी हो गई और पेट्रोल की सब्सिडी भी लगभग 47 रुपए की हो गई। तो किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, मार्केट ने भी साथ नहीं दिया और फिर जेब ने भी साथ नहीं दिया। और फिर इनकी फैसला साजी में भी जो है, अभी आपसे मैं बात कर रहा था तो क्योंकि अभी मैंने अपना मोबाइल वगैरह खोला है, तो रशिया ने
आपको एक रोड मैप भी दे दिया है। ये जो कहते थे कि रशिया का नाकाम ट्रिप है, रशिया से कुछ नहीं मिला, रशिया ने बाकायदा 4 साल का आपको प्रोग्राम दे दिया रिवाइवल का, जो IMF से ज्यादा बड़ा था, कि आपको सस्ती, उसने तेल की भी बात कर दी थी, सारा कुछ कर दिया था और आगे हो जाएगा ये। अब हुकूमत जो है, मेरे ख्याल से ये हुकूमत भी अब उस तरफ जाएगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ एक चक्कर लगा कर आ गए बिलावल, और IMF प्रोग्राम भी नहीं मिला। अच्छा, अब जो लोग ये कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम जो है मिल जाएगा इससे, और IMF जो है अब 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाने से आपका प्रोग्राम रिवाइव कर देगा, तो वो गलत फहमी है। IMF ने बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है, वो कह रहा है पेट्रोल पे तो 0 करो सब्सिडी। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये कह रहा है टैक्सेस को जो है मजीद आवाम पे लगाएं भी, छूट जो दी है उसको भी खत्म करें और नए टैक्सेस भी लगाएं। फिर तीसरी चीज बिजली पे भी वो इस वक्त अड़ा हुआ है। सही है। तो एक बहुत ही टफ बात है, और हुकूमत जो है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अभी तक हुकूमत कन्वेंशनल तरीकों से डील कर रही है पाकिस्तान के माशी हालात को। जैसे कि आपने देखा कि दरामदात पे पाबंदी लगा दी, उससे पता लगा कि कोई जो असल मोटी दरामदात है वो तो बाहर है, और जो छोटी छोटी चीजें जिससे हजारों लोगों का कारोबार और लाखों लोगों की जिंदगी थी, वो उससे जो है परेशान हो गए, और चीजें, उनकी कीमतें उल्टा महंगा होना शुरू हो गई। 6 दिन के लिए इन्होंने आके शुरू में जो है पाकिस्तान के दफातर खोल दिए, जो अभी तक खुले में, जिसकी वजह से शायद कराची में तो इतना नहीं पता लगता, लेकिन पूरे मुल्क में इस वक्त बहुत लोड शेडिंग है, उससे तेल की दरामद का बिल भी बढ़ रहा है। सही है। अगर हुकूमत थोड़ी सी टेक्निकल होती, क्रिएटिव होती, जैसे कोरोना के दिनों में हम क्रिएटिव हुए थे, स्मार्ट लॉकडाउन करके अलग अलग हमने चीजें की थी, तो ये इस टाइम पे भी दुनिया में हो रही हैं। ये चाहते कि 4 वर्किंग डे कर लेते, ठीक है ना, कुछ एक दिन लॉकडाउन का रख लेते, वर्क फ्रॉम होम कर लेते, इससे बिजली को मैनेज करते, दरामदी बिल भी कम होता। इसी तरह दरामद के बिल पे जो दरामदात पे पाबंदी लगाए, उस पे टेक्निकल हो जाते। तेल पे जरूरी नहीं है कि तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो आपका मसला हल होगा। जैसे भी ये रशिया का सोल्यूशन सामने, खुद यही हुकूमत छुपा रही थी पहले, और अब रशिया के सोल्यूशन सामने आना शुरू हो गए। रशिया था, और दूसरे तरीकों से भी आप तेल को मैनेज कर सकते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो तारीख का इजाफा है, और इससे पहले इतनी कीमतें नहीं थी, तो इसको बढ़ाना भी नागुज़ीर था, लेकिन तरीक़ेकार से इख्तिलाफ नहीं है। जैसे अभी आप ही लोगों ने बोला कि इसको आहिस्ता आहिस्ता 5-5, 10-10 रुपए की कड़वी गोली देते रहते तो समझ जाते। ये कड़वी गोली हमने आपको दी थी पिछले साल जून से लेके जनवरी तक, हमने 54 रुपए पेट्रोल बढ़ाया था, 5-5, 10-10, 3-3 रुपए करके 7 महीनों में। अवाम ने उसको बहुत हमें बुरा भला भी कहा, आप लोगों के साथ भी मैंने शायद प्रोग्राम किए, उसमें आप लोग भी नाराज होते थे। अवाम ने उसको अच्छा भी नहीं लेते थे, लेकिन ये था कि अवाम को हमने उनकी जेब के हिसाब से उनको एडजस्ट करवाया कहीं और। अब एक साथ 30 रुपए बढ़ाने का मतलब ये कि या तो अपने अखराजात को बहुत बढ़ा दें, या अगर जिनके पास इतना कुशन नहीं है तो उनको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, या पेट्रोल का इस्तेमाल छोड़ना पड़ेगा, या अपनी कोई और चीज। सही। मुज़म्मिल साहब, जैसे हमने बात पहले भी की कि जो मौजूदा हुकूमत है वो सख्त मुआशी फैसले लेने से घबराती हुई नजर आ रही है। अब ये जो सख्त फैसला है, इससे आपको क्या लगता है, मईशत हमारी खतरे से बाहर आ गई? अगर हम इसको आलमी मार्केट से ही जोड़ें तो यकीनन एक डायरेक्टली लिंक तो है ना हमारा। नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे अभी जो है मईशत हमारी खतरे से बाहर आ गई है। देखें, हमारा तिजारती बिल इस महीने फिर बहुत ऊपर जाने के खतरे हैं, हमें कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। कल अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ें जो ये पेट्रोल की कीमतों की आई है, तो उसमें हुकूमत ने कल एतराफ़ कर दिया कि अब बाहर से पैसा तो छोड़े, हमारे बैंकों ने भी हुकूमत को पैसा देने से इनकार कर दिया। तो ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कोई बैंक एकदम जो है पैसे नहीं देना शुरू कर देंगे। फिर शरह सूद जो है 15% के करीब, बल्कि कायबोर 15 हो गया, तो अगर आज कोई कर्जा लेने जाए उसे 17-18% पे मिल रहा है, उससे उल्टा मईशत सुकड़ेगी। मईशत के हालात जो है इतने मतलब अच्छे नहीं रहेंगे। जिन्होंने कर्ज लिए है, खासतौर पर गाड़ी लिए, मकान लिए, कर्ज लेके कारखाने चला रहे हैं, तो चीज़ें जो हैं यहाँ से फंसेंगी। बस अल्लाह इस्तकामत दे हमारे मुल्क में लोगों को, पाकिस्तानियों को, और कुछ जो है बेहतरी आलमी मार्केट में कीमतों में आ जाए
तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन मुजम्मिल साहब, इस एक चीज़, एक तो हम आलमी मार्केट से हमने इस चीज़ को जोड़ा हुआ है, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा डिसीजन हमारा ग्लोबल मार्केट से जुड़ा है? बिकॉज हमने देखे हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट हैं। हमने जो IMF से किया था, उन्होंने कहते थे आपने बढ़ाना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप किसी से कर्जा लेंगे वो देखेगा कि आप वापस कैसे करेंगे, वापस ऐसे ही करेंगे कि आप अपनी कीमतें बढ़ाएंगे। नाउ द थिंग इज कि क्या आने वाले दिनों में आपको किसी भी सिचुएशन में ये डॉलर की प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस आलमी मार्केट से हट के भी अगर हम कोई स्टेप्स लें तो वो कम होती नजर आ रही हैं, और क्या हो सकते हैं वो स्टेप्स? देखिए, पहली बात मेरी हर हुकूमत को मशवरा है, ये हुकूमत को भी मशवरा है कि डॉलर की कीमत कम करने या बढ़ाने में मेहनत ना करें। चीज़ें देखें, डॉलर इज़ द इंस्ट्रूमेंट जिससे चीज़ें खरीदी जाती हैं, बढ़ाई जाती हैं। खसारा जो है बढ़ता है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है। आप इक़दामात ऐसे करें जिससे जो है चीज़ें मैनेज हों, तो डॉलर खुद ब खुद उसको फॉलो करेगा। हमारी हुकूमतें क्या करती हैं, डॉलर के साथ मसनूई तरीके से खेलने की कोशिश करती हैं। मतलब कभी स्टेट बैंक को कहती हैं कि आप डॉलर मार्केट में फेंको, रेट नीचे लेकर आओ, कभी वो मलिक बोस्तान को बुला लेती हैं, कभी किसको। आप नहीं, आप जो फैसला, डॉलर इज़ द मीडियम, हमेशा याद रखें। अगर आपके फैसले सही होंगे तो खुद ब खुद डॉलर की जो है रफ्तार जो है मुल्क में आना शुरू हो जाएगी, तो डॉलर नीचे आ जाएगा। तो पॉलिसी साजी ज़रूरी है अजनास में, खसारे को कम करने में, जो तवाज़ुन को जो बिगाड़ ये चीज़ें उसको सही करने में, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लाने में। अभी तक जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ने, कल भी अब लोग कह रहे हैं कि इनसे गन पॉइंट पे करवाया गया है। मतलब अगर गन पॉइंट पे कराई गई चीज़ होती है तो उसको सोच समझ के अगर आप नहीं करते एग्जीक्यूट, तो उससे मज़ीद नुकसान हो जाता है। और 2 दिन पहले की आपको बात याद होगी, मिफ्ता इस्माइल जब दोहा जा रहे थे एयरपोर्ट पे खड़े होकर कि मेरे कायद ने कह दिया कि ये मैं अवाम पे बोझ डाल ही नहीं सकता और मैं जा रहा हूँ, मैं 2 दिन में डील लेकर आऊँगा। अब वो 2 दिन बाद जो है इन्होंने ये काम कर दिया। अब करने का तरीका, रात के अंधेरे में 27 तारीख 9:30 बजे कर देते, कल रात को चले 11 साढ़े 11 कर देते, लोग पेट्रोल पंप पे इतना जलील ना होते। तो एक शौक है। तो मेरे भी फादर ने गाड़ी भेज दी थी पेट्रोल पंप पे। सॉरी टू कट यू, लेकिन अब इशू ये है कि और ऑप्शन था क्या हमारे पास? क्योंकि हुकूमत भी यही कह रही है, आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द स्पोक्समैन, वो ये कह रहे थे कि जी अगर हम ये ना करते तो जाहिर सी बात, इससे कोई हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी ठीक नहीं हो जाना, इससे हमारे कोई डॉलर प्राइसेस भी ठीक नहीं हो जाने, होगा सिर्फ इससे ये कि जो रोल ओवर मिलना है हमें कर्जा जात में जो हमने दीगर ममालिक से लिए हुए उनमें आसानी होगी। अगर हम ये IMF की किस्त ना लें तो वो जो कर्जे रोल ओवर नहीं होंगे, कर्जे रोल ओवर होने का ऑप्शन नहीं होगा, हम दिवालिये की तरफ चले आएंगे। और ऑप्शन था क्या हमारे पास भाई? नहीं, देखें, बात ये नहीं है। आप आज भी माशी हालात 2018 से मतलब बेहतर है। बात यह है कि अगर आप समझ रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत से रोल ओवर रुका हुआ था, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि IMF ने सिर्फ पेट्रोल पे बात रोकी हुई है, तो ऐसा नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स दैट नीड्स टू बी टेकन, ठीक है ना। अब IMF ने पहली बात ये कर दी थी जिस दिन हुकूमत आई थी कि जो आपकी काबीना बनी है इन सारों के असासा जमा कराए। आपका सुप्रीम कोर्ट इस वक्त क्या कर रहा है? उस 3 फैसले उसके आप देखें, एक उसने 63A पे दिया फैसला, एक आप उसके फैसले को देखेंगे उसने कह दिया कि नो ट्रांसफर पोस्टिंग, एक उसने फैसला ये दे दिया कि जहाँ जहाँ जो आपके मुकदमे हैं उसको जो है आप ना छेड़ें। इसके अलावा माशी चीज़ें बहुत सारी हैं। आप मतलब एक पेट्रोल की प्राइस से अगर आप समझ रहे हैं कि सारे मसले जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये 300 साढ़े 300 अरब रुपए है। हमने 1200 अरब रुपए जब टैक्स की महसूलात नहीं थी तो कोरोना के दिनों में पैकेज दिया था और खसारे को भी कम किया था। देयर आर वेज टू डू इट। आप इस तरीके से नहीं है कि आप जाके अपनी जब हुकूमत जाने लगे तो आप कुर्बानी जो है आवाम को कह देंगे दे दे और सख्त फैसले ले लें इस तरीके से। और जो तरीका सख्त फैसले लें, लेकिन देयर इज अ वे। आप एक तरफ अगर सख्त फैसला, जब आपको इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, तो उसी वक्त वो जो है ना कॉटन भी लगाता है और साथ एक स्प्रिट भी लगाता है कि ताकि आपका वो रिलीफ भी मिले। ऐसा नहीं है कि टीका लगा के आपको छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे जो अवाम को टीका लगाया गया ना, ये अभी तक अवाम इसको कबूल नहीं। बेहद शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो आई थिंक अवाम को आगे आने वाले वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आगे क्या आ रहा है हमारे पास? आगे हमें तो ब्रेक के लिए तैयार हैं, हम तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, मज़ीद स्टोरीज होंगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। अभी आपको बताएंगे कि नामवर पाकिस्तानी कोहपेमा अली रजा सदपारा इंतकाल कर गए हैं। उनकी नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। अली रजा सदपारा पहाड़ से गिरने के बायस जख्मी हुए थे और गुज़श्ता एक हफ्ते से रीजनल हॉस्पिटल स्कर्दू में ज़ेर इलाज थे। मंजर शिकरी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मंजर, किस तरीके की इनको इंजरीज आई थी ये बताइए। ये गुज़िश्ता दिनों जब ये आप रूटीन की जब ये प्रैक्टिस में होते थे अपने गांव में, ये पहाड़ी इलाका कहलाता है, वहाँ पे इसके फिसल जाने से ये इंजरीज इनको आई थी क्योंकि इसकी एज भी काफी हुई थी, जिसकी बुनियाद पे इनको स्कर्दू हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। जिसके बाद अली सदपारा आज इनका इंतकाल हुआ। अली सदपारा वो है, अली रजा सदपारा वो है जो इन्होंने 8000 मीटर की कोई 4 चौकियां इन्होंने सर की है। ये और मुख्तलिफ जो है एक्सपीडिशन टीमों के साथ ये सर कुछ चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी के लिए उन्होंने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की है पीक्स के ऊपर भी। मंजर, आप हमें अपडेट कर रहे थे एक असासा पाकिस्तान का अली रजा सदपारा, जिन्होंने रिकॉर्ड 17 मरतबा स्केल किए हैं ब्रॉड पीक, गशरबरब 1, गशरबरब 2 और नांगा पर्बत, और किसी दूसरे पाकिस्तानी ने ये रिकॉर्ड जो है वो कायम नहीं किया है। सैडली अली रजा सदपारा अब हम में नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी मुलाकात कराएंगे हम एक ऐसे शख्स से जिसने 2006 में मुल्तान के एक गांव से अपने डिजिटल सफ़र का आगाज़ किया। मेहनत से आईटी के शोबे में कामयाबियां समेटते हुए 2019 में पाकिस्तान के नंबर 1 ब्लॉगर बने और हाल ही में उन्हें ISPR की जानिब से प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा गया है। तनवीर नांडला साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और कुछ हमारे अपने साथी सवाल भी हैं, वो भी इनसे रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, थैंक यू सो मच। तो पहला सवाल ही आपसे ये है, कोई भी इंसान आईटी का स्टार्टअप करना चाहता है, कोई भी अपना डिजिटल कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, उसकी सबसे पहली ही ये होती है कि ये मैं फैलाऊंगा कैसे। तो बहुत सारे लोग उसको कहते हैं तुम ऐसा करो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, यहाँ शेयर कर दो, वहाँ शेयर कर दो। ये वेग वाली बात हो गई है। क्या तरीका होता है अपने आप को एक सेलेबल आइटम, सेलेबल कमोडिटी बनाने का, अपने आप को मार्केट करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे? जो इरा है वो है कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट। इसके अंदर 2 मेन एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो जो रीडर है उसने कितना टाइम आपके ब्लॉग पे स्पेंड। ठीक है, हम सॉरी, आपको हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे देन मजीद हम बात करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। तो तनवीर भाई, आप बता रहे थे कि जी हम किस तरीके से अपने आप को एक सेलेबल कमोडिटी बनाएं ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखें, इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। मतलब ये कोई इशू नहीं होता कि आप शेयर करें या इस तरह की जो लाइक्स करें, आप जुगाड़े में क्या सकता हूं, प्लीज जरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खैर होती है, कोई मसला नहीं। जो नया बंदा आता है वो एक्साइटेड होता है, वो चाह रहा होता है कि बस जल्द से जल्द मुझे ना डॉलर्स की बरसात होना शुरू हो जाए। लेकिन बात यह है कि जब आपका कंटेंट क्रिएशन होती है, तो मैं उसकी इंगेजमेंट की बात कर रहा था। अच्छा। अगर आपका रिटर्न कंटेंट है, लाइक ब्लॉग है, तो उसमें ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट किया और उनमें से उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि वो आपकी वेबसाइट पे स्टे किया, उन्होंने टाइम स्पेंड किया, आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट किया, स्क्रॉल किया। तो ये मेन एलिमेंट है, आप कह सकते हैं कि जिस पे सर्च इंजन जो होते हैं वो भी एक साइन लेते हैं कि यार जो कंटेंट है वो अच्छा है और इस पे मज़ीद विजिटर्स को जो है ना भेजा जाए। इसी तरीके से अगर आप वीडियो कंटेंट की बात करें तो उसमें जो रिटेंशन होती है या उसमें जो वॉच टाइम है कि एक आपका जो यूज़र आया है उसने आपकी वीडियो को कितना देखा, उसका जो प्लेबैक टाइम है और उसमें से एवरेज टाइम है वो, अगर लेट्स सपोज आपकी 10 मिनट्स की, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि 10 मिनट्स की वीडियो है और अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस ने 4 मिनट से ज़्यादा देख ली तो वो हिट है। सही है, ये पहले बता रहा हूँ। तो ये एक्चुअली अब देखें जो बॉट्स होते हैं, जो सर्च इंजन होते हैं, इनका एल्गोरिदम क्या है, वो एक्चुअली हमसे ही फीडबैक ले रहा होता है, यूज़र से। ओके, कि जो यूजर्स यहाँ तक पहुँचे उनका फीडबैक क्या है। अगर वो लोग इंगेज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वायरल कंटेंट है, इसको मजीद वायरल करो। तो सेम लाइक ब्लॉग के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे हम अभी नौजवान नस्ल की हम बात करें,
हर कोई हमें यूट्यूबर बनाना चलाता है हर कोई कहता है जी हमारा यूट्यूबर में फलाना चैनल है, हमारा ये चैनल, प्लीज़ इसको जाकर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, इसकी वीडियो देखें, ये करें, वो करें, शेयर करें। आप अपने आप को डिफरेंट कैसे बना सकते हैं? लाइक अगर 10 यूट्यूबर्स हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो लोग देखें, तो उसमें आपकी नज़र में, बिकॉज आपकी तो कमांड्स हैं इन चीज़ों पे, आपकी नज़र में डिफरेंट ऐसा क्या होना चाहिए जो पब्लिक जाके मेरा यूट्यूब चैनल देखेगी या क्लिक करेगी? अच्छा, मेरा ज़्यादा जो है ना वो है कंटेंट, जिसको ब्लॉग एग्जैक्टली। जहाँ तक यूट्यूब की बात करते हैं तो मैंने पहले बताया कि इंगेजिंग कंटेंट, मतलब डू समथिंग न्यू, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एक चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपके कंटेंट को वैल्यूएबल कंटेंट बनाए। अच्छा, इसमें मैं एक कोट करना चाहूँगा, एक वाक़या तो मेरी गूगल की टीम के साथ एक दफ़ा बात हुई, ये बहुत पुरानी बात है। तो अब मैं उनको कहूँ कि ये मेरा कंटेंट यूनिक है, प्लेजरिज्म फ्री है, सब कुछ ठीक है, तो फिर भी ये रैंक नहीं कर रहा उतना जितना डिजर्व करता है। तो फिर उन्होंने कहा जी वैल्यूएबल कंटेंट, वहाँ से मुझे टर्म एक नहीं पता चली कि वैल्यूएबल कंटेंट क्या होता है, कि आप कोई ऐसी चीज़ ऐड करो जो आपके यूज़र को, रीडर को कोई वैल्यू दे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम वही किसी पिटी मतलब सेम पैटर्न वाली वीडियोस वही क्रिएट कर रहे हैं, कोई नई चीज़ उसके अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं करते। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ दो जो बाकियों से थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल भी अचीव कर लें, थोड़ी सी आपको यूनिक बनाए और यूज़र की जो आपका विजिट करने का जो पर्पज़ है वो फुलफिल हो और इन अ बेटर वे फुलफिल हो। और वैल्यूएबल की मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक बंदा आया आपके पास, उसने कहा जी मेरे सर में दर्द है, मैं क्या करूँ? अब आपने कुछ उसको ऐसा बताना है कि जिससे उसकी जो नॉलेज पहले था आपके विजिट करने के बाद वो इंक्रीज हो, वो कोई नई चीज़ उसको मालूम हो चुकी हो, ये वैल्यू है। सही। तो वैल्यू एडेड कंटेंट की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। सही। अच्छा, जैसे ये आपने कहा ना कि कोई यूनिक चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए ये जो यूनिक या नई चीज़ है ये आप डिस्क्रिप्शन में लिखें या आप ये छोड़ दें कि देखना चाहते हैं क्या करें तो फ़ौरन क्लिक करें, या जैसे हैशटैग हम देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे होते हैं? इसमें देखें, आपके जो फर्स्ट 30 सेकेंड्स है ना, 15 सेकेंड्स, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके। और वही टाइम हम इंट्रोज में या वो सेम चीज़ फ्लैश कर रही होती है, हाँ, और उसी में गुजार देते हैं और लोग फिर स्विच कर जाते हैं। वो स्विच कर, देखिए टैप अवे है ना, पहले तो चैनल होता था, आपको रिमोट उठाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अब तो जस्ट टैप करना है और ऊपर गया। कंज्यूमर इज द किंग नाउ। यस, तो आपने एंगेज करना है शुरू के 30 सेकंड्स में। ओके, ये जो फर्स्ट 30 सेकंड है ना, अब ये मेरे लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज थी कि जो पहले 30 सेकंड है ना वो बड़े जरूरी है, उसमें हम तमहीदें बांधते हैं। मेन कंटेंट आना है ना, उसकी हाइलाइट्स आप वहां दे दें। ओके, कि वो उसको क्या मिलेगा आगे देखने से। लेकिन एक और चीज, जो हाइलाइट्स है ये वो चुभती भड़कती हुई होनी चाहिए, जैसे आप अपने सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, या फिर थोड़ी सेंसिबल होनी चाहिए। देखिए, आपने जो टाइटल में प्रॉमिस किया है उसको डिपीट करना चाहिए। अगर आपने चुभती भड़कीली टाइटल दे दिया आपने और वीडियो के अंदर वो कंटेंट नहीं था, तो ये मिसलीडिंग कंटेंट होगा कि आप मिसलीड कर रहे हैं ऑडियंस को। और ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये इस चीज़ से नफरत करते हैं कि मिसलीड किया जाए। अच्छा तनवीर भाई, चाहे वो वीडियोस हों चाहे वो रिटन ब्लॉग्स हों, ठीक है, एक जहन में सवाल होता है कि जी लोग अगर सर्च करें तो वो कौन सा तरीका है जिससे मेरा कंटेंट इधर रिटन और शूट, अच्छा, अब ये वो ऊपर आए? ये आता है डिजिटल मार्केटिंग है ना। हम किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई ई कॉमर्स का स्टोर स्टार्ट किया, कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, कोई अपना वैसे अमेज़ॉन के साथ एफिलिएट बनना चाह रहा है कि मैं अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स बेचूं विदाउट ओनिंग इन्वेंट्री। तो उसके लिए क्या है कि वो ब्लॉग पे लोगों को रिकमेंड करेगा कि यार ये प्रोडक्ट मैंने रिव्यू की, ये सही है, ये बेहतर है, ये अच्छी है, ये नहीं है। तो फिर उसमें भी कंटेंट इज किंग, हम उसमें बोलते हैं ब्लॉगिंग वाले, उसमें भी कंटेंट जो है ना वो किंग है। ठीक है, कि वो वैल्यू ऐड करेगा तो अल्टीमेटली सर्च इंजन्स उसको जज करेंगे। और वो जज कहाँ से करते हैं? जो विजिटर्स वो आपकी वेबसाइट पे भेज रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा रहा आपकी वेबसाइट पे, वो एंगेजमेंट वाला एलिमेंट। सही है। अच्छा, अब अगर ज़रा ट्रेनिंग की बात कर लें, आपने बताते खुद मोर देन 5000 जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी है। एक तो ये कि किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू आप ट्रेनिंग देते हैं, दूसरा ये कि कितना ज़रूरी है, लोग उठ के कहते हैं कि जी बड़ा आसान है, आपको बस होना चाहिए, आपको रोज़ाना काम करना आना चाहिए और आप इट्स लाइक धनिया आप बो दें और वो फटाफट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। हाउ इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग इज? देखिए,
ये भी बड़ी बहस होती है हमारे मुल्क में। हमारा स्ट्रगलिंग कंट्री है ना, तो यहाँ पे इश्यूज होते हैं। देखिए मेंटोर जो होता है ना, ट्रेनर, वो एक्चुअली क्या करता है, वो आपके जो 2 साल में आपने पहुँचना होता है ना नॉलेज के जिस पैमाने पे, वो आपका वो सफ़र तकरीबन 6 महीने में करवा देता है। ठीक है। जो उसने खुद ट्राई की होती हैं और जो आप ट्राई करके आपने लर्न करके इस नतीजे पे पहुंचना होता है कि यार ये काम नहीं करना, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता देते हैं कि भाई मैंने ये टेस्ट कर चुका हूँ, ये इधर टाइम नहीं जाया करना। ठीक है। तो ट्रेनर का इतना किरदार होता है। ओके। और दूसरा ये बिजनेस है। मैं बार बार हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ कि ये लाखों का बिजनेस है। ये बिजनेस, हाँ बिजनेस ऐसा कोई नहीं है। यूथ के लिए स्पेशली, ये मैं बता दूं। और फिर सबसे मजे, तनवीर साहब आप भी एग्री करेंगे, जो हमारा आने वाला वक्त है वो इन्हीं चीजों का वक्त है। डिजिटल मार्केटिंग बड़ी जरूरी है। तो आपका डॉलर हो गया, डॉलर हो गया। अब अगर मैं यूएसडी में कमाऊं तो मेरे $100 बनाए तो 20,000 बन गए। 20,000 पे आप घर बैठे कमा सकते हैं। 9 to 5 आपको टाइम बस चलें जी। ये अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आप हमारे साथ। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के आबाई ज़िला स्वात में एक ऐसा प्राइमरी स्कूल है जहां गुज़श्ता 43 सालों से बच्चे तालीमी सहूलियात से महरूम नजर आते हैं। सहूलियात से आ रही इन स्कूल के बच्चे कैसे अपना तालीमी सफ़र जारी रखे हुए हैं, जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। जी शहाब। जी, इस वक्त मैं तहसील चारबाग की विलेज कौंसल रोडिया में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे जो छोटी सी बिल्डिंग, जो खंडरनुमा बिल्डिंग है, ये जो आप देख रही हैं, और इसके साथ अगर कैमरामैन फरजंद अली आपको दिखाएं तो ये एक बुसीदा खेमा भी है। ये खेमा है और कमरों पर मुश्तमिल एक खंडरनुमा बिल्डिंग है। ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चुंगई की इमारत है, उसकी बिल्डिंग है। ये स्कूल 1979 में कायम हुआ, 43 साल गुजर गए, लेकिन इस स्कूल को एक प्रॉपर हैसियत न मिल सकी है। और आज भी यहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो या तो ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं और या इस बोसीदा खेमे में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। और इस स्कूल में 6 क्लासेस के लिए सिर्फ 3 असातिज़ा है, 2-2 क्लासेस लेना पड़ती है असातिज़ा के लिए। काफ़ी मुश्किलात है, यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। हमारे साथ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, आपका बेटे, आपका नाम क्या है? हिदायत शाह। क्या मुश्किलात है? हमारे स्कूल में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, चार दीवारी नहीं है, पंखा नहीं है, हमें बहुत मुश्किलात है। अच्छा, आप आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नाम क्या है आपका? सुजात। तो क्या कहेंगे आप? हम भी इस मुल्क के बच्चे हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हुकूमत हमारे लिए स्कूल बनाए। पढ़ना चाहते हैं, हुकूमत हमारे लिए स्कूल बनाए। इस इलाके के नाजिम भी है, एक बाप भी हैं। अब बताएगा कि आपने भी यहाँ पे पढ़ा, आपके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, हुकूमत इस स्कूल को क्यों नहीं बना रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने भी स्कूल में पढ़ा और हमारे बच्चे भी इसमें पढ़ते हैं, लेकिन इस स्कूल के लिए ना हुकूमत वक्त ने कुछ दिया, ना देता है और ना देंगे। जो यहाँ के वालिदैन हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनके बच्चों का शौक़ है। तकरीबन 2000 के लगभग की ये चुंगई की आबादी है, यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सहूलियात नहीं है। हमारी महकमा तालीम के हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनकी कोशिश है कि यहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग जो है वो तामीर हो, यहाँ पे सहूलियात हो। उनका ये भी कहना है कि हुकूमत से वो राब्ते में है। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान का आबाई ज़िला है और इस तरह के स्कूल जो हैं, अगर वज़ीर आला के हल्के में भी इस तरह की स्कूल हो तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। तो यहाँ के वालिदैन और ये जो स्कूल के बच्चे हैं उनका हुकूमत से मुतालिबा है कि उनके लिए एक प्रॉपर बिल्डिंग बनाई जाए ताकि वो भी दीगर बच्चों की तरह एक मुनासिब माहौल में तालीम हासिल कर सके। सवाल ये है कि तालीमी इमरजेंसी थी यहाँ पे, क्या हुआ उसका पता नहीं, लेकिन सब कुछ इतना बुरा नहीं हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है और वो अच्छा खैबर पख्तूनख्वा में ही हो रहा है। वादी तीरा, यहाँ 3 रोज़ा आमद मेला सजाया गया। ज़िला इंतज़ामिया और फ्रंटियर को नॉर्थ के बाहमी इश्तराक से 23 से 25 मई तक बाग आमद मेले का इनेकाद किया गया। इवेंट में बैंड ने खूबसूरत धुनों के जरिए शरका से खास दाद वसूल की, बच्चों ने कौमी परचम लहराया और मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए। इस मौके पर पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री
मिलिट्री पुलिस के बाइक राइडर्स ने भी अपनी महारत का मुजाहरा किया। खटक डांस और दीगर इलाकाई रक्स पेश किए गए। जिम्नास्टिक, घुड़सवारी, पैराग्लाइडिंग और पावर ग्लाइडिंग और फ्री फॉल जंपिंग का मुजाहरा किया गया। बाग अमन मेले को देखने के लिए बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात यह है कि कई साल पहले यहाँ पे अमन का नाम भी नहीं था। अमन का अलिफ भी नहीं था जी, लेकिन अब यहाँ पे अमन का अलिफ भी है, मीम भी है, नून भी है। तो पेशावर स्टूडियो से काशिफ अजीज़ साहब जो कि मेंबर थे पाक पीस फेस्टिवल के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद इसलिए भी वसूल करें कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत चपकलिश थी, बहुत खूरेजी थी, अब वहाँ आम के गीत गाए जा रहे हैं। तो माशाल्लाह ये देख के हमारा दिल इस बाग मेले को बाग बाग हो गया। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। ये वो इलाका है जहाँ पर कुछ अरसा पहले तराहगरी की वजह से इंसान के नाम का ना होना बराबर था, लोग नहीं थे वहाँ पर। इसके साथ अब आप अगर तिरा जाएंगे या बाग जाएंगे तो वहाँ पर अब अमन है और वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। और ये बाग अमन मेले के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हम भी चाहते हैं कि पीस प्रमोट हो हमारे इस कंट्री में, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़म अज़ला जो हैं वहाँ पर सूबाई हुकूमत और इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को और कमांडर पेशावर और इसके साथ साथ IGFC नॉर्थ मेजर जनरल आदिल यमीन साहब, उनकी भी ख्वाहिश थी और हमारी भी ख्वाहिश थी कि तिरा में, मैदान में और बाग में जो है ये अमन मेला सजाए। और अमन मेले के बारे में मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर हमने तकरीबन 28 दिन जो है वहाँ पर हमने गुजारे हैं। वहाँ के लोकल के साथ हम मिले हैं। वहाँ पर जो MPAs, MNAs और इसके अलावा मलकान जो है उनके साथ हम मिले हैं। अब वो भी खुश हैं और तहकीक के मुताबिक वादी तिरा जो है वहाँ पर 15,000 से ज़ायद ख़ानदान जो है वो रहते थे, लेकिन दहशतगर्दी की वजह से वो मुख्तलिफ़ इलाकों को चले गए थे और वहाँ पर बदअमनी की वजह से इंसान का नाम ना होने के बराबर था। लेकिन अब पीस है वहाँ पर, अमन है वहाँ पर और 15,000 में से तकरीबन आधे से ज़्यादा फैमिलीज़ जो है वो अब वापस वहाँ पर आ चुके हैं। और इस बाग अमन मेले के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये कबायली ज़म अज़ला की तारीख में पहली दफ़ा एक इतना बड़ा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। और पहली दफ़ा पैराग्लाइडिंग जो है वहाँ पर हुई है, फ्री फॉल हुए हैं। बिल्कुल काशिफ साहब, हम मनाजिर भी देख रहे हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप अपनी बात भी जारी रखिएगा, लेकिन प्लीज आप मेरा क्वेश्चन भी ले लें कि लोगों का रिस्पांस कैसा था मेले के बाद। ये जो पूरा एक मेला का इनेकाद किया गया, इसके बाद अगर आपने लोगों का रिएक्शन जाना हो, उनके तासुरात जानने हो, तो क्या कहना था उनका? बिल्कुल आपने सही कहा, लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं वहाँ पर और अमन मेले को देखकर वो और भी उनकी खुशी में इजाफा हुआ है। वहाँ के जो लोकल है, जिसमें ज़्यादातर आप देख सकेंगे अपने स्क्रीन के ज़रिए, ज़्यादातर यूथ जो है वो पार्टिसिपेट किया है उन्होंने। फिर हमने उनसे रिसर्च की है, रिसर्च की बुनियाद पे हमने वहाँ पर खेलों का भी इनेकाद किया था, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल जो है उसके टूर्नामेंट्स भी कराए गए हैं वहाँ पर। इस बाग अमन मेले का वो भी हिस्सा था, तो उसकी वजह से भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जाहिर की और लोग चाहते हैं कि इस तरह के तकारीब बार बार हो, हर साल हो इस तरह के मेले, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि ये जो इलाका है, ये जो वैली है, ये पाकिस्तान के खूबसूरत और सरसब्ज इलाकों में इसका शुमार होता है और वहाँ पर टूरिज़म को प्रमोट करना चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि वहाँ पर लोग आए, वहाँ के खूबसूरत मनाजिर जो है, वादियाँ जो है। काशिफ भाई, यही मैं आपसे पूछने जा रहा था, क्योंकि जब भी सयाहत की बात होती है लोग दीगर जो शिमाली इलाकाजात होते हैं वहाँ का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो खित्ता है हमारा, ये किसी भी तरीके से खूबसूरती से कम नहीं है। यहाँ पे झीलें भी हैं, यहाँ पे ट्रैक्स भी इतने अच्छे हैं। तो इस हवाले से बताएं कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कब प्लान है कि इलाके की टूरिज़म को प्रमोट किया जाए?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वहाँ पर अब तरक्याती काम भी शुरू है। बेसिक जो ज़रूरियात है वहाँ पर खाने पीने की, वो भी अब तकरीबन तकमील तक पहुँच चुकी है। ज़रूरियात तकरीबन वहाँ पर पूरे हैं। इसके अलावा वहाँ पर रिहाइश के लिए भी जो प्रोजेक्ट्स है वो शुरू है, और इसके साथ साथ वहाँ पर रोड्स जो है वो भी जो ख़राब थे अब बन रहे हैं। और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आइंदा 2-3 सालों में आप देखेंगे कि जिस तरह ख़ास मौके होते हैं, ईद और दीगर मौक़ों पर लोग जाते हैं, अयूबिया, नतिया गली, बाड़ा गली, गलियात वगैरह, इंशाल्लाह 1-2 साल बाद आप देखेंगे कि वहाँ से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो भी परफेक्ट है। वहाँ पर आज भी आप जाएंगे तो बग़ैर पंखे के आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और इसके अलावा वहाँ पर पानी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, हवाएं भी ठंडी है, और स्पेशली बर्फ़बारी के लिए वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए हैं। पिछले ईद के मौके पर भी ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि इसके साथ साथ पंजाब और कराची और दीगर अजला से भी लोग आए थे तफरीह के लिए। मैं फिर क्या समझूं कि जो हमारी टूरिज्म है उसको मजीद हम देखें कि फ़रोग मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर अगर सयाहत के ऐसे मौके हमें मिल जाए, लोग यहाँ पर आना शुरू कर दें, विजिट करें यहाँ पर, यकीनन हमारी मईशत भी इससे कुछ हमें बेहतर नज़र आएगी। बिल्कुल, मईशत भी बेहतर आएगी। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये बाग अमन मेला चंद रोज़ के लिए वहाँ पर सजाया गया था, लेकिन इससे भी वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी मिले ही। इसके साथ साथ वहाँ पर लोगों के जो कारोबार है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुए थे, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग आए थे, तो बाहर लोगों ने स्टॉल्स लगाए थे खाने पीने की, और इसके साथ साथ वहाँ पर लोकल जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर रखी थी, और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार किया है। वो समझते हैं कि इस तरह के मेले हो गए, टूरिस्ट आएंगे मुख्तलिफ इलाकों से, तो वो भी यहाँ पर जो लोकल काशिफ साहब, हमें बड़ी उम्मीद है कि जैसे आपने भी कहा ना कि आने वाले 2-3 साल, तो यकीनन 2-3 साल आने वाले ऐसे होंगे कि यहाँ पर भी लोग जो है वो जाएंगे विजिट के लिए और फिर वीडियोस बनाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे। बेहद शुक्रिया काशिफ साहब, मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अभी जरा आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर दे, IMF से डील के इम्कानात रोशन होते ही डॉलर की कदर को रिवर्स गियर लग गया है। डॉलर की कदर में 2.5 रुपए की कमी देखी गई है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के आगाज से ही तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान, यही वो कॉन्फिडेंस था जो मार्केट को और जो डॉलर का रिक्वायर्ड था? जी देखिए, बिल्कुल मार्केट ये चाह रही थी कि एक तरफ मामला हो जाए, जो करना है, अगर मुश्किल फैसले करने तो वो कर ले हुकूमत, और अगर IMF में नहीं जाना तो वो बता दे, मामला एक तरफ हो जाए। वही हुआ कि जब IMF ने कह दिया कि आपको नहीं मिल सकता नया कर्ज और प्रोग्राम बहाल नहीं होगा, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए बगैर, तो वो गवर्नमेंट ने मुश्किल फैसला कर लिया, एकदम 30 रुपए का यकमुश्त इजाफा किया पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। तो उसके बाद हमने आज देखा कि स्टॉक मार्केट जैसी खुली वो 600 पॉइंट प्लस खुली, उसके बाद आज मार्केट 800 से ज्यादा पॉइंट प्लस हो चुकी है। 100 इंडेक्स वो 43,300 की हद उसमें बहाल हो गई है, कॉन्फिडेंस वापस आ गया स्टॉक मार्केट में, लोग शेयर खरीद रहे हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं करेंसी मार्केट में जो रुपया सवाल का शिकार था, डॉलर मुसलसल तगड़ा हो रहा था, कुल 16 रोज बाद डॉलर की कीमत में अब हमने कमी देखी है, एकदम बड़ी कमी आई है। 2 रुपए से 2.5 रुपए तक की जो है कमी हो गई है। 199 रुपए 55 पैसे पे ट्रेड हुआ, ये जो 202 रुपए पे कल बंद हो गया था डॉलर रिकॉर्ड सतह पर, अब जो है डॉलर इस वक्त जो है वो 200 रुपए की सतह पे ट्रेड कर रहा है। 2 रुपए की इसमें कमी हो चुकी है इंटरबैंक मार्केट में। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि चोलिस्तान में मुफ्त तिब्बी और खुश्क साली से मुतालिक इमदादी कैंप लगाया गया है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। आर्मी चीफ की हिदायत पर भावलपुर कोर्ट की जानिब से चनन पीर में 42 बिस्तरों की गुंजाइश वाले हीट स्ट्रोक सेंटर में मुफ्त तिब्बी और खुश्क साली से निजात का कैंप लगाया गया है। 5000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। हीट स्ट्रोक के इलाज की सहूलियात और वाटर बाउजर से लैस 3 मोबाइल हेल्थ टीम सराय चोलिस्तान में नकल मकानी करने वालों के लिए बनाई गई हैं, जो दूर दराज के कैंप्स का दौरा कर रही हैं ताकि आबादी और जानवरों को इलाज और पानी की फराहमी हो सके।
अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो आपको ये बताएंगे कि हम कैसे जीतते जीतते हार गए। ब्रेक के बाद और जो अमेरिका में सूरत हाल हुई है दहशतगर्दी की, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं अब अमरीकी रियासत टेक्सास के स्कूल में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मास शूटिंग की, जहां अमेरिका में ये दर्द सर बना हुआ है। 18 साल का हमलावर, उसने स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर 19 कम से तालिब इल्म और 2 टीचर्स भी जान से गए थे। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, कई अफराद भी इसमें जख्मी हुए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुलजिम मारा गया है। मुलजिम ने इससे पहले घर से निकलते हुए अपनी दादी को भी कत्ल किया है। और जनाब, जैसे हमने कहा ना कि कोई पहला वाकया नहीं, अगर सिर्फ मैं आपके साथ मई 2022 की बात करूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि 49 इंसिडेंट्स हमने देखे जस्ट इन मई 2022 में, विच इज वेरी अलार्मिंग। सो जब हम ये स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर भी करें, फैसल, अगर हम जनवरी की बात कर लें, 41 मास शूटिंग हुई है सिर्फ जनवरी में, और टोटल नंबर ऑफ डेथ जो है वो 59 है, और जो इंजर्ड हुए थे 126 हैं। अब फरवरी की बात आप देख लें कि ये इंक्रीज हो रहा है। इस ट्रेंड के हिसाब से जनवरी 41, फरवरी 43, मार्च स्टैगरिंग 52 और अप्रैल 66। और इनमें जो जाहिर सी बात है हलाक शुदगान की तादाद है वो भी उसी तरीके से बढ़ी है। और इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पे गन रखना अलाउड होता है यूएसए में, बट इस पे भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ के सेनेट में बहस और होती है। तो अमेरिका से ही जो है वो हमारे साथ एक अटर्नी मौजूद हैं, रिटायर्ड अटर्नी मौजूद हैं, बिलाल खलीक साहब। हम उनको वेलकम करते हैं। बिलाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा कि यहाँ पाकिस्तान में बैठ के हमें अजीब सा लगता है कि अमेरिका जैसे मुल्क में ये मास शूटिंग के वाक़यात और स्कूल में जाके छोटे बच्चों को, पहले तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया ये बात एक्सप्लेन करने का। एक्चुअली जब हम लोग भी अमेरिका में नए आए थे तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल सवाल था कि यहाँ पे सब लोगों को, ख़ास तौर पे जिस स्टेट में मैं रहता हूँ टेक्सास में, अपनी गन से बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये एक्चुअली अगर आप सोचें तो ये जो एक कल्चर है जो ये डेवलप हुआ है, ये अभी नया नहीं है। जब अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी आज से 200 साल पहले, तो सेकंड अमेंडमेंट ये थी कि हर आदमी को गन रखने की इजाज़त है। और देखिए ये उस वक्त चला आ रहा है जब अमेरिका ने अपनी जंग आज़ादी लड़ी थी और हर एक को ये राइट थी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, आर्मी नहीं थी, उस ज़माने से कल्चर चला आ रहा है। और अब ये ऐसा हर इंसान के अंदर एक किस्म का हो गया है कि जैसे आपको पता है पाकिस्तान के कुछ इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत गन का कल्चर है। मैं देखता हूँ कि कभी बाज़ दफ़ा कुछ शादियाँ होती हैं तो उसमें गन की फायरिंग होती है, या उनको फ़ख्र होता है कि जैसे आप कहते हैं कि जी मेरे पास ब्रांड न्यू आईफोन आया है, वो कहते हैं मेरे पास ब्रांड न्यू गन आई है। इसी तरह ये कल्चर जो है ना, ये अंदर यहाँ पे लोगों के अंदर ऐसा बैठ गया है कि उनको लगता है कि आपने गन ले ली तो जैसे आपने उनके कपड़े ले लिए, उनके सेल फोन ले लिए, और उनको ही फील होता है कि जी मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूँगा। अब एक इसका मसला ये है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इतने सिवियर हैं। आपने जैसे खुद बताया है कि इतने दुनिया के लोग हैं। अमेरिका जो है ना वो दुनिया की सिर्फ 5% आबादी है, लेकिन यहाँ पे 50% ज़्यादा मैस शूटिंग्स होती हैं और रोज़ ये खबर आती। ये तो आपको खबर इसलिए पता चली कि बच्चे थे और बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन आज भी शूटिंग हुई है। कल भी शूटिंग एक छोटी सी हुई थी। आज बल्कि डालस के अंदर 2 बच्चे पकड़े गए हैं। वो शूटिंग के उस पे नहीं पहुंचे थे, स्टेज पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनको रोक लिया गया। तो वो ऑफ कोर्स इतनी बड़ी खबरें नहीं बनती हैं, लेकिन ये कल्चर ऐसा है कि इसको टैकल करना जो है ना, हमारे अपने सेनेटर्स,
हमारे जो अपने यहाँ पे लोग हैं जो कि केयर करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, ये सब बैठ के सोच रहे हैं कि इसका हल क्या किया जाए। बिलाल साहब, एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि इसका सोल्यूशन क्या है, बिकॉज ये अगर मैं ये कहूँ कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है, जैसा कि मेरे कोस्ट ने भी अभी स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे, ये इंक्रीज होता जा रहा है बजाय इसके कि हम देखें कि ये कम हो, तो इसका हल क्या निकाला गया है? देखिए, वो एक यहाँ पे एक स्लोगन है कि गन्स डोंट किल पीपल, पीपल किल पीपल, राइट? कि भी गन जो है ना वो खुद उठ के नहीं जाती और किसी को शूट नहीं करती, ये लोग हैं जो उसको पकड़ते हैं और जाते हैं शूट करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें रिसोर्सेज जो है ना वो यहाँ देखनी चाहिए कि वो कौन लोग जो शूट कर रहे हैं, उनको कोई जहनी खराबी है, उनको कोई हेल्प चाहिए। जैसे ये बच्चा जो था, इसका बैकग्राउंड जो आ रहा है वो ये है कि जी इसको अपनी लाइफ में बुली किया गया था, तो इसके अंदर एक बहुत गुस्सा था कि मैं जो उन्हें कुछ करके दिखाऊं। कुछ लोगों को होता है कि जी हमने मशहूरी चाहिए, कुछ लोगों को होता है कि जी हमने किसी से बदला लेना है। लेकिन मसला ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आप गन जो है वो उठ के शूट नहीं करती, लोग ही शूट करते हैं। लेकिन जो अभी डिबेट चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम जो लोग ये काम करने वाले हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उनको कैसे ढूंढें और उनको कैसे प्रिवेंट करें। ये डिबेट जो है ये जब भी कोई शूटिंग होती है ये बहुत गहरा चलता है। अमेरिका में कांग्रेस में बात होती है, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस बात करती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होती है, लेकिन लबे लबाब ये है कि अमेरिका के लॉज ऐसे लिखे गए हैं कि उनको बदलना बहुत मुश्किल है। देखिए, ऐसा है कि लोग समझते हैं कि अमेरिका डेमोक्रेसी है। एक्चुअली अमेरिका डेमोक्रेसी नहीं है। हमारी जो सेनेट है उसमें 100 सेनेटर्स बैठते हैं, 50 स्टेट से वो इलेक्ट होते हैं, हर स्टेट के 2 लोग होते हैं। कैलिफोर्निया में 38 मिलियन लोग रहते हैं, उनके 2 सेनेटर्स हैं। राइट। वायमिंग में 5 लाख लोग रहते हैं, उनके भी 2 सेनेटर्स हैं। उनका वोट और उनका वोट बराबर है। तो इवन दो मेजॉरिटी अमेरिकन्स चाहते हैं कि ये कानून चेंज हो, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो एक किस्म के रूरल इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, वहाँ पे अभी तक कल्चर ऐसा है कि वो गन को इस तरह समझते हैं कि जैसे उनका जो है ना एक मजहबी जिम्मेदारी है, उनका हिस्सा है। उनको कन्विंस करना और उनको बताना कि जी ये जो है इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं, ये बहुत चैलेंजिंग हो रहा है सब। लेकिन ओके, अच्छा सर मुझे ये बताइए, जैसे आपने खुद भी कहा कि जी इसके पीछे इसको जस्टिफाई अब किस तरह से किया जाता है। अभी बफेलो में भी जो शूटिंग हुई, इनके पास है जो लिटरेचर निकलता है, नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स द वाइट सुप्रेमेसी। जो लिटरेचर निकला वो द ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी का निकला, और वो लिटरेचर ऐसे निकला क्योंकि उस हवाले से सेशंस भी अब इतने मुनक़िद किए जाते हैं। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि अब इस चीज़ को एड्रेस किया जाए कि ये सिर्फ एक साइकिक चीज़ नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ मोटिवेटेड थिंग, इट्स मोर ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, इट्स मोर ऑफ, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, बट इज यूएसए मूविंग टुवर्ड्स अपार्थाइड? जी देखिए, ऐसा है कि अभी जो पिछले प्रेसिडेंट हमारे गुजरे हैं, उनके दौर में मैं जो था वो लीगल एडवाइज़र था मुस्लिम सिविल राइट्स एसोसिएशन का। हमारी जो हेट क्राइम्स थी अगेंस्ट मुस्लिम्स वो तकरीबन 80 टाइम्स बढ़ गई थी। मतलब यहाँ तक कि जो हमारी औरतें हिजाब ले रही थी वो घबरा रही थी बाहर निकलने से। कुछ इलाकों में हम लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं वहाँ पे इतनी डेंजर सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर थोड़े से आप शहर से बाहर निकलें 80 मील 90 मील 100 मील तो वहाँ पे वो घबरा रही थी। होता ये है कि देखें, जो एक कल्चर यहाँ पे पैदा हुआ था ना आज से 5-6 साल पहले, उसमें क्या था कि अगर आप रेसिस्ट भी हैं ना तो आप वो छुप छुपा के अपनी फीलिंग्स अंदर रख रहे थे, लेकिन उस चीज़ को थोड़ी ही शय मिली। और पिछले 5-6 साल में जो लोग छुप के बैठे हुए थे, अपनी व्यूज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे कि जी हाँ मैं पसंद नहीं करता, आप अगर गोरे नहीं हैं या आप मेरे जैसे सोचते नहीं हैं तो मैं उसको बर्दाश्त करूं, वो उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी और वो बात इंकरेज हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर थोड़ा सा ख़त्म हुआ है। अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है वो थोड़ी ज़्यादा टॉलरेंट है, लेकिन ये जो है ना एक आई वुड से क्रॉस रोड्स ऑफ कल्चर है। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका में इमिग्रेशन बहुत हाई है। इस वक्त अमेरिका में जो वाइट्स हैं वो कहते हैं कि अगले 30 साल में माइनॉरिटी हो जाएंगे, और उसके बाद जो है सॉरी टू कट यू, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? क्या ये स्टैट्स ट्रू हैं कि अगले इतने सालों तक वो वाइप आउट हो जाएंगे? या आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड वाइप आउट, लेकिन वो माइनॉरिटी हो जाएंगे?
इसलिए कि देखिए यहाँ पे हो ये रहा है कि जो वाइट पॉपुलेशन है, वैसे इसको रेस की इशू नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि जो वाइट पॉपुलेशन है उनके इतने बच्चे नहीं हो रहे, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन लोगों को इतनी ख्वाहिश भी नहीं होती कि हम जो है ना अमेरिका इमिग्रेट करें। लेकिन जो हिस्पैनिक्स हैं, साउथ अमेरिका है, आपका अफ्रीकन कंट्रीज हैं, हमारी एशियन कंट्रीज हैं, मैं खुद इमिग्रेशन में काम करता हूँ, मतलब मेरे पास लिस्ट होती है कि जी हमें अमेरिका इमिग्रेट करना है, हमने मूव करना है, तो वो चूंकि इमिग्रेशन इतनी हो रही है, प्लस ये है कि हम लोगों के और हिस्पैनिक्स के भी खासतौर पर, जो कि अमेरिका में तकरीबन इस वक्त 30% हैं हिस्पैनिक्स हैं जो कि आपके साउथ अमेरिका से आए हैं, स्पेनिश बोलते हैं, उनके यहाँ माशाल्लाह बच्चे ही बहुत होते हैं। एवरेज फैमिली का साइज़ 3 या 4 बच्चे हैं। एक वाइट फैमिली का एवरेज साइज़ जो है वो 1 या 1.5 बच्चा है, तो उनको लगता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है ना ग्रो नहीं कर रही है। तो देखें, जो इंसान एक गांव में रह रहा है उसको लगता है कि जी मेरा मुल्क बिल्कुल बदल रहा है, ये कौन लोग आ रहे हैं, मेरे हालात चेंज हो रहे हैं, तो थोड़ी बहुत ना उसको ये आती है, फिक्र होती है। और अगर कोई उसको वर्गला दे कि हाँ भाई ये होने वाला है, या तुम्हारी महरूमी जो है वो सिर्फ इसलिए है कि उसने आके तुम्हारा जॉब ले लिया। और एक बात ये कि जो इमिग्रेंट आता है ना वो अमेरिका में आके बड़ी मेहनत करता है। सही है। हमारे पड़ोसी ऐसे हैं कि वो अगर आएंगे यहाँ पे ना और उन्होंने पढ़ा हो और लिखा हो, लेकिन 20 साल के बाद ना उनका बिजनेस भी होगा, उनके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, राइट? तो उनको लगता है कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, ये आके हमारी जॉब्स ले लेंगे, ये पता नहीं हमारे साथ क्या जुल्म कर देंगे। सही है। तो वो एक फियर जो है ना लोगों के अंदर बिठाया हुआ है, जिससे ये एक कल्चर निकल रहा है। लेकिन देखें माशाल्लाह हमारे भी जो हैं वो जो एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, जो एशियन कम्युनिटी है, जो हिस्पैनिक कम्युनिटी है, वो इसको काउंटर बैलेंस करती है। बिल्कुल बिलाल साहब, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन प्लीज मेरा एक क्वेश्चन भी लीजिएगा। हमने एक्टिव होने की बात की, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बड़े एक्टिव है। अब ये जो लड़का था ना, इसने फायरिंग करने से पहले एक एक चीज सोशल मीडिया पे डाला था। इसने अपनी दादी को मारा, उस हवाले से सोशल मीडिया पे था। फिर ये जब स्कूल जा रहा था उस हवाले से इसने फेसबुक पे स्टेटस दिया। इसके अलावा अगर हम न्यूजीलैंड का या फिर हम बाकी मामलात के बारे में बात करें, बफलो का भी अगर हम जिक्र करें, तो वो भी इसी तरह से फेसबुक पे अपडेट्स आ रही थी। और ये वो चीजें हैं जो कि हैंडल होती हैं यूएसए से, ये लाइव स्ट्रीमिंग होना, तो यहाँ से भी तो चीजों को रोका जा सकता था, पकड़ा जा सकता था। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली पता चल रहा है कि ये जो छोटा सा गांव है, देखिए युवाल्डी छोटा सा गांव है, इसमें 15,000 लोग रहते हैं और इसकी ना अनएम्प्लॉयमेंट 14% है। देखिए अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट 2.5% है। जिस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशहाली है और इतनी कम अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक ऐसा बहुत छोटा सा गांव था, इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थी। आप बिलीव करें कि 11/28 पे वो कहते हैं कि इसकी गाड़ी क्रैश की, इसने एलिमेंट्री स्कूल तक चल कर गया, गन के साथ वॉक कर रहा है, पुलिस को कॉल भी किया, पुलिस आई भी, लेकिन पुलिस के पास वो हथियार नहीं थे, वो इक्विपमेंट नहीं था कि वो जाके उसको टैकल कर सके। यहाँ तक कि जो बॉर्डर पेट्रोल की टेक्निकल टीम थी जो कि ड्रग्स फाइट करती है बॉर्डर के ऊपर मैक्सिको की, वो आई, उन्होंने आके इसको काबू किया। तो हो ये रहा था कि वो लाइव स्ट्रीम तो कर रहा था, लेकिन उनके पास वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे। फिर देखिए थोड़ा ह्यूमन एरर भी होता है। स्कूल लॉक नहीं था, स्कूल लॉक होना चाहिए था, स्कूल के बाहर गार्ड नहीं था, हालांकि हर स्कूल को पैसे मिलते हैं कि एक आर्म्ड गार्ड स्कूल के बाहर खड़ा करो, वो भी कोताहियां थी। वो कहते हैं ना एक परफेक्ट स्टॉर्म, वो आके यहाँ पे आया है। तो इसकी वजह से ना अब जो डिबेट्स चल रही हैं, जो बहस चल रही है, जो लोगों को बात कर रहे हैं, वो आई थिंक थोड़ा सा जरा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि लोगों को एहसास हो रहा है कि छोटे से शहर जो हैं उनको भी हमने ख्याल में रखना है। जी, और उनको भी उतना ही मॉनिटर करना है जितना आप बड़े शहरों को या बड़ी स्टेट्स को करते हैं। बिलाल साहब बेहद शुक्रिया, हमें लाइव आपने ज्वाइन किया हुआ था, वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। अभी फैसल आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास क्या है, ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि क्या हुआ हॉकी फील्ड में हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि कल 28 मई है, यानी यौम तकबीर। हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है और ये वो यादगार दिन है जनाब जब पाकिस्तान दुनिया भर के सामने पहली इस्लामी एटमी क़ुव्वत बनकर सामने आया। पहाड़ का रंग जब यकसर तब्दील हो गया तो फिर दुनिया को समझ में आया कि पाकिस्तान में क्या सलाहियत है। तो इस तमाम तर प्रोग्राम
कि जो टीम थी, जो रूह रवा की टीम थी, उनमें डॉक्टर समर मुबारक मंद का नाम सफ़े अव्वल में आता है। डॉक्टर समर मुबारक, और इस मौके पे हम कदीर खान साहब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर समर आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। आपको भी ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज होता यह है कि जब भी कोई फ्लैश पॉइंट पे हम खड़े होते हैं तो दुश्मन इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि हम आप लोगों की वजह से जो है वो एक न्यूक्लियर पार हैं। किस तरीके का पूरा सफ़र था, थोड़ा सा आगाज़ कीजिए, हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, बात यह है कि 1974 में इंडिया ने धमाका किया था, एटॉमिक फर्स्ट टेस्ट उनका था। तो उससे पहले आपको पता है पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, हमारे ऊपर बहुत टेंशन्स थी, और पाकिस्तान जब ये इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया तो और भी प्रेशर बढ़ गया। और जितने इंटरनेशनल फोरम पे मीटिंग्स होती थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या कहीं और, या साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंडिया पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मतलब मुखातिब करता था और बहुत अपना डोमिनेंस असर्ट करता था, शो करता था। तो उस वक्त 1974 में ये फ़ैसला हुआ, उस वक्त हुकूमत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, कि पाकिस्तान अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर और सफ़े अव्वल में इस्लामिक वर्ल्ड में आना चाहिए उसको। और ये जो बैलेंस ऑफ पावर ख़राब हुआ है हमारा इंडिया के साथ, इसको दोबारा बराबर करना चाहिए। तो उस वक्त पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने, सब ने सफारा होकर इस पे काम शुरू किया, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एटम बम डिज़ाइन करके बनाना था, और एटॉमिक और कहूटा रिसर्च लेबॉरेटरी ने उसके लिए जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है, जो ईंधन होता है, वो फराहम करना था। तो ये दोनों इदारे यकसू होकर उन्होंने काम शुरू किया, और ये तकरीबन 74 से लेकर 83 तक, 83 में ये पोजीशन थी कि एटम बम बन गया था और टेस्ट के लिए हम तैयार थे। और टेस्टिंग के लिए जो चागी में साइट है, वो जो टनल सुरंगें बनानी होती हैं, वो भी तैयार थी, और खारान की साइट भी तैयार थी, सब कुछ तैयार था। लेकिन हुकूमत ने कहा कि अब इंडिया को एटॉमिक टेस्ट किए हुए 9 साल हो गए हैं, तो हम अब अगर टेस्ट करेंगे तो फिर वो दुनिया में शोर पड़ेगा कि हमने न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू कर दी। तो इसलिए अभी हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अगले मौके का इंतज़ार करना चाहिए। तो फिर 1998 में जब मई में 11 मई को और 12 मई को इंडिया ने टेस्ट किए, एटॉमिक टेस्ट किए, और उस वक्त ये बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त रिस्पांस देने के लिए हम पूरी तरह तैयार थे। हमारी चाकी की टनल्स भी तैयार थी, बल्कि बहुत हद तक वो प्लग भी हमने की हुई थी। जो प्लगिंग को बहुत टाइम लगता है टेस्ट से पहले अगर करनी हो तो वो 1 महीना लगता है, वो हमने पहले से तैयार की हुई थी। और बॉम्ब के सारे डिज़ाइन जो हमें अपनी ज़रूरत के लिए चाहिए थे, जिसमें हमारे शाहीन 1 मिसाइल के लिए, शाहीन 2 के लिए, इनके लिए भी बॉम्ब्स तैयार थे, और छोटे बॉम्ब्स सारे डिज़ाइन तैयार थे, 5-6 डिज़ाइन तैयार थे। तो वो हमने सारे टेस्ट करने थे, हम वो करना चाह रहे थे, और उनके हमने पहले से कोल्ड टेस्ट भी किए हुए थे। यानी कि इसका मतलब है कि वो टेस्ट से ज़ाहिर होता है कि डिज़ाइन हमारे परफेक्ट थे। तो हम हर तरह से तैयार थे, और वो इस चीज़ का फिर फैसला डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट में हुआ था, और उसमें डॉक्टर खान साहब को मुझे मदऊ भी किया गया था बाय स्पेशल गेस्ट, और यहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो उस कमेटी में बाय ऑलमोस्ट यूनानिमस वोट ये डिसाइड हुआ था कि हमें टेस्ट करने चाहिए। तो हमें मुझे 5-6 दिन दिए गए कि आप अपनी तैयारी करें, और पाकिस्तान अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को ज़रा इन्फॉर्म कर ले। तो हम फिर इसलिए 5-6 दिन तक हम तैयारी करते रहे, सामान हमारा पैक किया और लोगों को तैयार किया। तो 20 तारीख को, 20 मई को फिर हमें गो हेड सिग्नल मिला, और हम यहाँ से PI की फ़्लाइट से गए कुवैटे, और सामान हमारा जो था वो बाय स्पेशल एयरक्राफ्ट गया। तो बस वहाँ पे फिर पहुँच के कुवैटे से फिर आगे बाई हेलीकॉप्टर जाना पड़ता है, वो साइट के करीब एक एयरपोर्ट है वहाँ पे, और सामान भी वहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ से सामान पहाड़ी नालों में, कोई रोड्स नहीं है, बहुत रफ़ टेरेन है, जिसको जो फासला तो वैसे 30-40 किलोमीटर है, लेकिन उसको 3-4 घंटे लगते हैं। तो वो ट्रैवल करके हम साइट पे पहुँचे रात को 12 बजे। तो मेरी टीम भी साथ थी, उसमें हमारे तकरीबन 140 लोग थे, टेक्नीशियंस भी थे, इंजीनियर्स भी थे, साइंटिस्ट भी थे। वहाँ का जो लोकल स्टाफ था, जो हमारी सिक्योरिटी स्टाफ था, वो
जो साइट पे हमेशा होता है उसकी हिफाजत के लिए, वो भी मौजूद था। तो बस वो फिर रात को जब हम पहुँचे तो मेरे साथ जो बहुत सारे साथी थे वो तो घबरा गए कि ये अंधेरी रात में इतना बड़ा काला स्याह पहाड़ है और यहाँ पर तो शायद जन्नात रहते होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ बहुत दफ़ा आया हूँ, यहाँ पर हमने बड़ी तैयारी की है, कई साल से हम आ रहे हैं। तो उनको हौसला दिया, फिर बारह खाना वाना खा के सो गए। सुबह माँ से वक्त उठ के फिर हमने काम शुरू किया। तो बहुत बड़ा जो काम होता है उसमें टनल्स में केबल्स ले करनी होती हैं, ताकि जहाँ पे टनल्स के एंड पे जहाँ पे बॉम्ब रख के चलाए जाते हैं वहाँ से जो सिग्नल वसूल होने होते हैं वो केबल्स के ज़रिए टनल के मुंह से बाहर एक बंकर होता है कंक्रीट का, उसके अंदर सारी आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, जिसमें वो सिग्नल रिसीव करके ये बताना होता है कि बॉम्ब की क्वालिटी क्या है और किस तरह जो चलता है उसकी क्वालिटी क्या है और उसका जो यील्ड है, जो धमाके की ताकत है वो कितनी है। सही। वो सारी चीज़ें हमने तैयार की हुई थी। तो वो केबल्स जो थी वो बहुत हैवी केबल्स होती हैं, उनका कई 100 टन वज़न होता है, वो हमने पहले से ले करके तैयारी की हुई थी। ओके। बस वो फिर वहाँ पे बॉम्ब्स असेंबल हुए, 5-6 दिन लगे हुए हमें, और टेस्टिंग हुई सारी केबल्स की, हर चीज़ की टेस्टिंग हुई, इक्विपमेंट की टेस्टिंग हुई। और हमारा रिमोट कंट्रोल स्टेशन जो हमने इस्टेब्लिश किया ताकि हम धमाका टनल के मुंह के आगे से बैठ के ना करें, बल्कि 15-20 किलोमीटर दूर पहाड़ों के रेंज के अंदर एक जगह थी वहाँ से करें। तो वो महफूज जगह पे वो हमने वो सारी तैयारी कर ली। और हमारी हिफाजत के लिए वहाँ पे एक पूरी आर्मी की ब्रिगेड जो थी जिन्होंने साइट को सराउंड किया हुआ था, तो वो भी वहाँ मौजूद थी। तो फिर तय ये पाया कि 28 मई को सुबह दोपहर को 3 बजे हम धमाका करें। सही। तो डेटोनेशन करें। तो उस वक़्त फिर मैंने ब्रिगेडियर साहब को बुला के कहा कि आप अपनी साइट को एवैक्यूएट कर दें। हमारे लोग भी जो थे वो बेशतर क्वेटे चले गए, और कुछ जो टेस्ट टीम थी सिर्फ 10-12 लोगों की, हम जिन्होंने बस बटन ही दबाना था और कंप्यूटर पे चेक करना था सारा कुछ ठीक है, वो हम डेटोनेशन पॉइंट पे थे। तो वहाँ पे हम मौजूद थे। तो उसको फिर वो आर्मी के जब आखिरी जीप को निकल गए, चले गए, ब्रिगेडियर साहब भी निकल गए, तो फिर हमने वो उस वक्त टेस्ट करने के लिए हम अपना स्पेशल गाड़ी से उसमें गए। और बस अल्लाह का नाम लेके हमने काउंट डाउन नहीं किया जी। हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैंने कहा आप बटन आप दबाएं, ये ऑनर आपको होना चाहिए, क्योंकि आपने ये सारी इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिमोट कंट्रोल जिससे बॉम्ब को डेटोनेट करता है, ये आपने क्योंकि बनाई है, तो आपको ये ऑनर जाना चाहिए। सही। तो उन्होंने फिर वो मुझे कहा हम काउंट डाउन करें। मैंने कहा काउंट डाउन नहीं करना, आप अल्लाह अकबर करके और बस बटन दबा दें, इसलिए इसको यौम तकबीर कहा जाता है। तो हमने काउंट डाउन नहीं किया, 9 से उल्टी गिनती नहीं की, बल्कि अल्लाह अकबर करके बटन दबाया। तो उसके बाद तकरीबन 35 सेकंड लगते हैं हमारे कंप्यूटर्स को काम करते हुए दोनों साइड पे, इधर से भी और उधर टनल के जो आगे बंकर है वहाँ पे, ताकि वो सारी हाई वोल्टेज वगैरह बिल्ड करनी होती है, जो तैयारी पूरी वो कंप्यूटर करते हैं बॉम्ब को चलाने की। तो उसके बाद बॉम्ब ने खुद ही चलना होता है, बस हमने बस बटन दबा दिया और हमने बस देखना ही होता है कि क्या हो रहा है। तो 35 सेकंड जब गुजर गए तो हम बाहर पहाड़ की रेंज को देख रहे थे, तो हमें देखते देखते कुछ भी ना हुआ, हम बड़े परेशान हुए। तो 5 सेकंड और गुजर गए। मेरा ख्याल है वो मेरी ज़िंदगी के 5 सेकंड बहुत लंबे लम्हात थे। तो उसके बाद हम एक बहुत ज़ोरदार हमें ज़लज़ले का झटका लगा, और उसके बाद पहाड़ जो था वो उसका रंग जो है पहले बिल्कुल स्याह था, वो सफ़ेद होना शुरू हुआ, और बड़ी तेज़ी से उनको तकरीबन 10-15 सेकंड लगे उसको, पूरी 30 किलोमीटर की लंबी रेंज, पहाड़ की पूरी रेंज सफ़ेद हो गई। और उसके बाद वो जहाँ पे बॉम्ब्स दबाए हुए थे वहाँ पे उसका रंग थोड़ा सा पहले ऑरेंज हुआ, फिर रेड हॉट हो गया। तो वो पहाड़, और हम बड़ी दुआ कर रहे थे कि पहाड़ जो है ये होल्ड कर जाएँ और एक्सप्लोजन बाहर ना निकले, ताप पर ही बाहर ना निकले। सही सही। तो ऐसा नहीं हुआ और सब कुछ हिफाजत से हो गया, और अल्लाह का बड़ा शुक्र किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह। सजदे की उसको ज़मीन पे 50-55 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर था, हमारे माथे भी जल गए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी। और मेरा ख्याल है आप सब लोगों को भी यहाँ पर इल्म हो गया होगा। तो ये बस वो लम्हा था जिस वक्त पाकिस्तान
इस्लामी दुनिया में पहला न्यूक्लियर स्टेट बन गया और दुनिया का 7वां एटमी मुल्क बन गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, ये जो आपने पूरी एक हमें स्टोरी, ये तो एक बड़ा खूबसूरत सफ़र, और जितनी मजबूती के साथ तैयारी की गई, जितनी बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई गई, आई थिंक इसको जितना हम अप्रिशिएट करें ये कम है। बहुत खूबसूरती से आपने ये बयान किया। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आपके साथी, आपके वो लोग जो कि हमने अभी पिक्चर में भी देखिए, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का अगर मैं जिक्र ना करूँ तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, तो उनके साथ जो आपका ताल्लुक था और जो ये वर्किंग रिलेशन था स्पेशली, ये कैसा था? देखिए, ये जो काम है ये ऐसा काम होता है जो मेरा अकेले का काम नहीं है, डॉक्टर खान साहब के अकेले का काम नहीं है। इधर एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एक इदारा है जिसमें मैं काम करता था, डॉक्टर साहब की डॉक्टर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज थी, वो वहाँ पे काम करते थे। दोनों तरफ मिलाकर तकरीबन 20-25 हज़ार लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, और 1974-75 से लेके आप समझ लें, और 1998 की मैं बात कर रहा हूँ जब टेस्ट हुए हैं, तो ये क्या 23 साल हो गए। तो 23 साल इकट्ठा मिलकर सब ने हमने मिलजुल के काम किया। तो इसमें बॉम्ब्स की, यूरेनियम की को तलाश भी किया गया डेरे गाजी खान के इलाके में, वहाँ से माइनिंग भी की गई, वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उसको रिफ़ाइन किया गया, फिर वो यूरेनियम जो था नेचुरल यूरेनियम प्योरीफाई करके डॉक्टर खान साहब के लेबॉर्ट्री भेजा गया। उन्होंने उसमें से फिर यूरेनियम 235 एक्सट्रैक्ट किया, जो कि फिसाइल मटेरियल जो कि एक्चुअली बॉम्ब में यूज़ होता है, और वो सिर्फ 0.7% होता है नॉर्मल यूरेनियम में, और उसको अलहदा करना बहुत ही मेहनत का काम है, बड़ा हाई टेक्नोलॉजी का काम है। और डॉक्टर खान साहब और उनकी टीम को बहुत खराज तहसीन मिलना चाहिए इस बात पे कि वो एक बहुत बड़ा, ये सारा हमारा जो काम है तकरीबन 16-17 स्टेप्स हैं, और ये इस तरह है जिस तरह एक जंजीर की कड़ी होती हैं, जब जुड़ी होनी चाहिए कड़ियाँ तब जो जंजीर मजबूत होती है। इसमें से डॉक्टर खान साहब को जो काम है, समझ लें है तो स्टेप एक ही वो, लेकिन वो जो चेन का लिंक है वो गोल्ड का लिंक है, आप समझे, सोने का लिंक है। तो ये सारा काम जो हुआ, ये हर स्टेप पे मुशावरत के साथ एक्सचेंज करके, टेक्निकल व्यूज़, डिज़ाइन को परफेक्ट करके, दोनों तरफ से हर चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करके, यकजहती के साथ एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के काम करते हैं हम। तो इस तरह से काम हुआ है। और बाद में जब टेस्ट हो गए तो जाहिर है हमारा मिसाइल प्रोग्राम की भी बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि ये आइटम बम के डिलीवर भी तो करने हैं। उस वक्त भी डॉक्टर खान साहब के जो कंप्यूटर रिसर्च लेबॉर्ट्री है, वहाँ पे भी मिसाइल के लोग पे काम कर रहे थे। इधर नेस्को में एक नया इदारा मैंने बनाया था उस ज़माने में, उसमें भी काम होता मिसाइल का, और एटॉमिक कमीशन में बॉम्ब्स के और डिज़ाइन भी बन रहे थे मिसाइल्स के लिए, छोटे साइज़ के। उस वक्त भी 3 इदारों ने मिलकर इस तरह से काम किया कि आज पाकिस्तान की जो दफ़ा है वो नाकाबिल तस्खीर है, और हमारी डिफेंस जो है और हमारी मिसाइल प्रोग्राम का वो इतना परफेक्ट है कि हमारी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी दुनिया मानती है। अब जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है, उन्होंने आज अब ये डिक्लेयर किया है, और जेन्स डिफेंस वीकली ने ये डिक्लेयर किया, और जरीदों ने भी डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान की मिसाइल्स की एक्यूरेसी और रेंज इतनी परफेक्ट है। उन्होंने इतने टेस्ट किए हैं और बताकर टेस्ट किए हैं, इंडियन ओशन में भी टेस्ट किए हैं, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के, दुनिया अपने पाकिस्तान में भी किए हैं, और हमेशा पहले से बता के किए हैं, और उनको ऑब्ज़र्व किया दुनिया के बाहर के सैटेलाइट्स ने, और उन्होंने सब ने इस बात की तस्दीक किया कि पाकिस्तान के वेपन सिस्टम बहुत एडवांस्ड हैं। और ये सिर्फ इसी वजह से डॉक्टर साहब मुमकिन हो पाया है क्योंकि आप जाता है हमारे साइंटिस्ट को, और हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको, आपकी टीम को, कदीर खान साहब, उनको सबको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप लोगों की अनथक सालों की मेहनत की वजह से आज हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर समर मुबारकमंद मौजूद थे। और मैं इस पूरी बात का जो जिस्ट है ना, वो ये है, दुनिया ये देख ले कि बाकी जगहों पे काउंटडाउन दिया जाता है, हम काउंटडाउन नहीं देते, अल्लाह अकबर कहते हैं, बटन दबा देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ फैसल जो कि बड़ी ज़रूरी है आज के वक्त में, और मैं चाहूँगी कि हम उसका ज़रूर जिक्र करें, यूनिटी।
इकट्ठे होके काम करना, मुत्तहिद होके काम करना, ये मुत्तहिद होके ही काम करना था कि पाकिस्तान नाक़ाबिल तस्खीर बन गया। ये मुत्तहिद होके ही काम करना था कि हम इस्लामी दुनिया में पहली एटमी ताकत बन गए। तो आज इस मुत्तहिद होने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल गई है और हम जो हैं सिर्फ कुर्सी के इर्द गिर्द हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो फिर आज के शो से दीजिए इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी पीर को, लेकिन 2 दिन आपने क्या करना है, बेस्ट ऑफ नया दिन ज़रूर देखना है, अपना वीकेंड एंजॉय करें, खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।